नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने समुद्रगुप्त के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन उसके आगे के शासकों के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन बीच में एक छोटी सी कहानी भी रहती है। समुद्रगुप्त के अगला शासक जो अपने किताब के अंदर दे रखा है वो दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय। वो समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रामगुप्त। अब रामगुप्त के बारे में अपने को ज्यादातर इतिहासकार नहीं बताते हैं। रामगुप्त का जो पहला उल्लेख आ रखा है वो आ रखा है विशाखदत्त की आपके देवी चंद्रगुप्तम में। विशाखदत्त की दो पुस्तकें थी, एक तो थी मुद्रा राक्षस जो अपन को मौर्य काल के बारे में बताती थी, और दूसरी है देवी चंद्रगुप्तम, ये अपने को गुप्त काल के बारे में बताती है। देवी चंद्रगुप्तम के अंदर क्या उल्लेख आ रखा है कि समुद्रगुप्त का पुत्र रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद में शासक बनता है, लेकिन रामगुप्त इतना अयोग्य शासक होता है कि इसको गुप्त वंश के अंदर वंशावली के अंदर भी नाम नहीं लिखा जाता। इतना अयोग्य क्या होता है इसके अंदर कि अपन देखते हैं कि समुद्रगुप्त के अंतिम समय में शकों का वापस आक्रमण करना शुरू हो जाते हैं। शक वापस आक्रमण करना शुरू हो जाते हैं। अब जब शक आक्रमण करते हैं तो रामगुप्त उसमें पराजित हो जाता है। जब रामगुप्त पराजित हो जाता है तो अपने स्थान पर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों के शिविर में भेजने के लिए वो राजी हो जाता है, लेकिन इसके छोटे भाई इस बात के लिए, छोटा भाई का मतलब हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय, अब इस बात के लिए राजी नहीं होता है। तो रामगुप्त की हत्या करके, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहले रामगुप्त की हत्या की और फिर अपने जो वेश है ध्रुव देवी का वेश यानी एक स्त्री का वेश धारण किया और शकों के शिविर के अंदर गया। फिर शकों को समाप्त कर देता है या वहां से भगा देता है और फिर ध्रुव देवी से विवाह करता है और वहां का यानी गुप्त वंश का शासक बन जाता है। ये एक छोटी सी कहानी आती है। ये अपने को कहां पर देखने को मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम में, विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम में। तो अपन इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं समुद्रगुप्त का, अपने को पीछे का रिवाइज भी हो जाएगा। समुद्र गुप्त का समय लिख देते हैं, केवल समय लिखते हैं। ये आपको समय याद भी करना है, 335 से 375 ईस्वी। ये तो गया समुद्रगुप्त का। अब समुद्रगुप्त के बाद में एक शासक बनता है रामगुप्त। तो अपन यहां पर रामगुप्त के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, यहां पर इसके अंदर लिखेंगे एक अयोग्य शासक था। ये क्या था? अयोग्य शासक था, और जिसका उल्लेख अपन यहां उल्लेख भी लिख देते हैं, विशाखदत्त कृत। कृत का मतलब है कि उसकी रचना, उसकी कृति देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये किसकी है रचना? विशाखदत्त की। विशाखदत्त की दो पुस्तकें हैं। अपन जब गुप्तकालीन साहित्य की बात करेंगे तब उनको पढ़ेंगे। एक है मुद्रा राक्षस जिसके अंदर मौर्य काल के बारे में बता रखा है। एक है देवी चंद्रगुप्तम जिसके अंदर आपके गुप्त काल के अंदर के बारे में बता रखा है। और एक उल्लेख किया था आपके 1924 के अंदर राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, इन्होंने भी इनका उल्लेख किया। इसके अलावा बहुत सारे उस समय के ग्रंथ है जिनके अंदर उल्लेख आ रखा है, लेकिन मूलतः अपने को उल्लेख के रूप में अपने को दो ही याद रखने हैं। इसके बाद में रामगुप्त की हत्या कर छोटा भाई, किसका छोटा भाई? इस रामगुप्त का छोटा भाई, जिसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। और आपके किताब के अंदर सीधा ही चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनते हुए बता रखा है। अब अगले शासक का नाम आएगा आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। अब अपने अगला शासक कौन सा गया? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो, मैंने आपको बताया था पहले के 3 शासक हैं जिनके अपने को सन याद रखने हैं। सबसे पहला शासक था आपके चंद्रगुप्त प्रथम। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण शासक था। दूसरा महत्वपूर्ण शासक आया था आपके समुद्रगुप्त, और तीसरा महत्वपूर्ण शासक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके यहां से 375 से खत्म हुए तो 375 से 412 ईस्वी। ठीक है ना? चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 412 ईस्वी। अब इसने क्या किया? चंद्रगुप्त के बारे में सबसे पहली बात याद ये रखनी है कि पहला ऐसा शासक था जिसने, गुप्त काल का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की वैवाहिक संबंधों से, यानी अपने वैवाहिक संबंध बनाए और अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसके काल में इसको पता चल गया था कि धीरे धीरे शक है वो अपनी जो शक्ति है वो बढ़ा रहे हैं, और साथ ही हूण है वो भी यहाँ पर अपने पश्चिमी भारत से हमला कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया, लेकिन किससे? अपने वैवाहिक संबंधों से। तो अपन लिख सकते हैं
वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की। अब वो वैवाहिक संबंध देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले एक पत्नी तो कौन सी होगी, देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार ध्रुव देवी, यहां पर इसकी पत्नी थी, यहां लिख देता हूं ध्रुव देवी। ये ध्रुव देवी पहले रामगुप्त की पत्नी थी और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय की हुई। ये देवी यानी ध्रुव देवी, और ये चंद्र तो आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय। ये तो क्या हो गया, ये तो पहले रामगुप्त की पत्नी थी, फिर इसकी पत्नी हुई। लेकिन एक पत्नी और थी जिसका नाम था कुबेर नागा। ये कौन से वंश की थी, नाग वंश की। ठीक है, यानी नागवंशी जो उस समय उस काल के अंदर जो क्षेत्र आर्टिक क्षेत्र वगैरह इन क्षेत्रों के अंदर नागवंश का काल था, यह नागवंश क्षेत्र था, वहां उस क्षेत्र के कुबेर नागा। ठीक है, और उसके बाद में ये तो हो गई इसकी पत्नी। अब अपने एक पुत्र, ये तो यहां मैं लिख देता हूं पत्नी, जो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये तो हो गई कुबेर नागा पत्नी नागवंश से। पुत्र, अब पुत्र का नाम क्या था, कुमार गुप्त का विवाह। कुमार गुप्त का विवाह किसके साथ में किया, कदम वंश से। कदम वंश की राजकुमारी थी, उसे अपने पुत्र का विवाह कर दिया। ये अब पुत्र का विवाह कदम वंश से कर दिया और स्वयं कुबेर नागा यानी वो नागवंश से हो गया, ये स्वयं का विवाह हो गया, ये दो वंश हो गए। अच्छा, अब कुबेर नागा से एक पत्नी यानी कुबेर नागा से किसके पुत्र भी होती है, जिसका नाम क्या आता है, प्रभावती गुप्त। इसकी माता का नाम था कुबेर नागा प्लस पिता का, इसको यहां कोमा लगा देता हूं, अच्छा रहेगा। और अपने पिता का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, ये प्रभावती गुप्त का विवाह, इसका विवाह किसके साथ कराता है, वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, यानी ये उज्जैन क्षेत्र के अंदर इनका राज्य स्थापित होता है। वाकाटक वंश का मूलतः ब्राह्मण वंश के होते हैं वाकाटक नरेश, तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से इसका विवाह करवाता है। तो कितने वंश हो गए देखो, एक तो स्वयं का गुप्त वंश, फिर वाकाटक वंश, नागा वंश और फिर कदम वंश। तो बहुत सारे वंशों से ये विवाह करता है, जिससे विवाह से अपनी स्थिति को क्या करता है, सुदृढ़ करता है। अब देखो, विवाह से स्थिति सुदृढ़ हो गई तो क्या हो गया, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बता देता हूं। अब अपने पास में क्या आ गया, एक तो स्वयं ये आ गए गुप्त। ठीक है, गुप्त के बाद में यहां पर कौन आ गया, देखो सबसे पहले ये नागवंश, ये लो नागवंश, ये भी अपने साथ में आगे संबंधी है, साथ में रहेंगे। उसके बाद में कदम वंश, ये लो कदम वंश, और उसके बाद में अपने आ गए वाकाटक वंश, तो ये लो वाकाटक। अब अपने पास में स्थिति सुदृढ़ हुई कि नहीं हुई, यानी गुप्त वंशों के यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो रास्ता अपनाया वो कौन सा था, वैवाहिक संबंधों का, कि आस पड़ोस से जो शक्तिशाली शासक उनसे विवाह संबंध स्थापित कर लो, अपने आप ही वो अपने साथ में हो जाएंगे। और विरुद्ध किसके, वो वर्सेज किसके रहे, यानी वो किसी के विरुद्ध भी तो थे, वो थे आपके शक। अब ये शक उस समय आपके पश्चिमी भारत जो अपने राजस्थान और राजस्थान से अफगानिस्तान तक का ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र के अंदर शकों ने अपना जो शक्तिशाली एक स्थापना कर ली थी, शक्तिशाली राज्य की स्थापना कर ली थी। अब वहां से क्या होते हैं, इनको हराने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी सेना तैयार की, और ये सारी मिलकर इन सभी ने गुप्त, नाग, कदम और वाकाटक वंश ने मिलकर किसको पराजित किया, शकों को पराजित कर दिया। यहां तक बात आई कि नहीं आई समझ में, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। समुद्रगुप्त का काल 335 से 375, इसके बाद में अयोग्य शासक बनता है गुप्त वंश का। इतना अयोग्य शासक है कि गुप्त वंश की वंशावली में इसका नाम नहीं है। रामगुप्त का उल्लेख विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम, ये ग्रंथ है, ये याद रखना है आपको, देवी चंद्रगुप्तम की देवी चंद्रगुप्तम के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और 1924 में राखलदास बनर्जी ने इसका उल्लेख किया था। रामगुप्त की हत्या करके इसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है और इसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह करता है। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय का समय देखेंगे 375 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति सुदृढ़ की इसने। किस किस से वैवाहिक, अपनी पत्नी है कुबेर नागा जो नागवंश से है, पुत्र कुमार गुप्त का विवाह कदम वंश से किया, पुत्री प्रभावती गुप्त की माता का नाम है कुबेर नागा, और चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रविलेख मिलेगा, पूना
ताम्र अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, ठीक है ना। प्रारंभिक गुप्तकालीन शासकों की जानकारी अपने को पुनः ताम्र अभिलेख से ही मिलती है। तो इसका विवाह वाकाटक नरेश जो एक मूलतः ब्राह्मण वंश से थे, रुद्रसेन द्वितीय, इनसे करवाया था, जिनका क्षेत्र था उज्जैन क्षेत्र, मुख्यतः ये उज्जैन क्षेत्र के अंदर अपना इस साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। तो इस प्रकार था। अब गुप्त वंश, नागवंश, कदम वंश और वाकाटक वंश वैवाहिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, मिलकर शकों को हराया, शकों को विरुद्ध हराया। अब ये शक उस समय कहां पर थे? पश्चिमी भारत के अंदर थे। ये कहां पर थे? पश्चिमी भारत के अंदर थे। तो उन शकों को क्या कर दिया? इन्होंने पराजित कर दिया। बात आ गई क्या समझ में? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन यहां पर देखते हैं, इन्होंने अपनी स्थिति सुदृढ़ तो कर ली। अब सुदृढ़ करने के बाद में क्या किया? शकों के विरुद्ध युद्ध किया और पश्चिमी क्षेत्र से शकों का उन्मूलन किया। पश्चिमी क्षेत्र यानी अपना पश्चिमी भारत, यहां से क्या किया? शकों का उन्मूलन किया। अब उस समय शकों का जो शासक था वो था आपके रुद्र सिंह तृतीय। क्या नाम आता है? रुद्र सिंह तृतीय। चलो अब इसको एक बार वापस अपन यहां लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से शासक थे या कौन कौन से वंश थे? एक तो आपके आ गया गुप्त, फिर गुप्त वंश के बाद में वाकाटक, रुद्रसेन द्वितीय, उसके बाद में नागवंश इसकी पत्नी, और उसके बाद में कदम वंश यानी इसके पुत्र कुमारगुप्त का विवाह। इसके वर्सेज में कौन थे यानी इसके विरोध के अंदर कौन थे या किसको हराने के लिए इतनी बड़ी संगठित सेना बनाई थी? शकों को। ये कौन से शक थे? पश्चिमी भारत के शक थे, ठीक है। और शासक का नाम भी आता है रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है। इसको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में किसको हराया है, किसको पराजित किया है? शक। तो इनको पराजित करने के बाद यानी शकों को पराजित करने के बाद अब इसने बाद में क्या किया? देखो सबसे पहले बाद में तो क्या करता है? उपाधि लेता है। दो उपाधियां लेता है। शकों को पराजित किया है इसलिए सकारी, शकों को पराजित किया है तो सकारी की उपाधि ली। और दूसरी उपाधि लेता है विक्रमादित्य की, जिसके नाम अपन इसको पूर्ण रूप से नाम भी यही जानते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको चंद्रगुप्त प्रथम आएगा तो वो प्रथम वाला है, द्वितीय का नाम मिलेगा आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यही चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। दो उपाधियां धारण की, किसको हराने के बाद? शकों को हराने के बाद। शकों को हराया है इसलिए सकारी। तो उसके बाद पहला काम तो लेता है ये उपाधि धारण करता है। कितनी उपाधियां धारण करता है? दो। शकों को हराया है या पराजित किया है इसलिए सकारी की उपाधि धारण की। और दूसरी उपाधि ये धारण करता है विक्रमादित्य की। शकों को पराजित करने के बाद में ये उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि धारण करता है? एक तो सकारी की उपाधि धारण करता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। इसके अलावा क्या करता है? इसके अलावा व्याघ्र शैली के, किस शैली के? व्याघ्र शैली के चांदी की मुद्रा बनवाई या चलवाई। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? व्याघ्र शैली की चांदी की मुद्रा चलाने वाला पहला शासक, पश्चिम भारत में व्याघ्र शैली की मुद्रा चलाने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही व्याघ्र शैली के चांदी की मुद्रा चलाई थी। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी की मुद्रा चलाई थी वो भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही था। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर इसने व्याघ्र शैली के सिक्के क्यों चलवाए थे? क्योंकि इन्होंने शकों का उन्मूलन किया था। अब बात समझ में आ गई क्या? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए गुप्त काल के अंदर चांदी की मुद्रा चलाने वाला पहला शासक कौन है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय भी नाम आ सकता है। इसके अलावा दो उपाधियां कौन सी धारण करता है? सकारी और विक्रमादित्य की। क्यों धारण करता है? क्योंकि इसने शकों का उन्मूलन किया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके अलावा कुछ एक और भी उपाधियां हैं, जैसे 3 नंबर पर ये दो तो इसने पहले इस समय धारण की थी। इसके अलावा और भी की है, देव गुप्त की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा आपको उपाधि मिलेगी श्री गुप्त की उपाधि मिलेगी, और इसके अलावा आपको एक और उपाधि परम भागवत की, परम भागवत। ये परम भागवत की उपाधि मिलेगी आपको गढ़वा अभिलेख के अंदर। कौन से अभिलेख के अंदर मिलेगी? आपको गढ़वा अभिलेख के अंदर। गढ़वा अभिलेख के अंदर आया हुआ है कि परम भागवत की उपाधि इसने धारण की थी। वापस गुप्त, वाकाटक,
वाकाटक, नागवंश, कदम वंश मिलकर शकों को पराजित करते हैं। शकों का शासक कौन है? रुद्रसिंह तृतीय। शकों को पराजित करने के बाद में सबसे पहले वो काम क्या करता है? उपाधि धारण करता है। पहली उपाधि सकारी की, दूसरी विक्रमादित्य की। साथ ही क्या करता है? व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी की मुद्रा के स्थान पर अपन लिख देते हैं सिक्के चलाए, सिक्के चलवाए, ठीक है ना। अब देखो चलवाए, ये शब्द थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा। व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। अच्छा, कहां पर चला? ये भी यहां पर लिख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर या पश्चिमी भारत के अंदर। अब यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर ये इसकी अन्य उपाधियां हैं, कौन कौन सी? देवगुप्त, श्रीगुप्त और परम भागवत। आपको इससे ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के अंदर एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फायान। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के अंदर एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम क्या था? फायान। लेकिन फायान के बारे में एक और बात याद रखनी है कि फायान ने अपने यात्रा वृत्तांत की, जो इसका यात्रा वृत्तांत या पुस्तक है, उसमें किसी भी शासक का वर्णन नहीं किया है, किसी भी शासक का नाम नहीं लिखा है, किसी भी शासक की उपाधि नहीं लिखी है। तो यहां लिख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फायान भारत आया। ये ध्यान रखना, ये समय आया है, ये नहीं इसके काल के अंदर, इसके राज्य के अंदर नहीं आया, इसके समय भारत आया है। लेकिन अब अपने को पहले एक फायान का यात्रा वृत्तांत है, इसकी पुस्तक लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसकी पुस्तक हो गई। अब फायान के बारे में एक और यहीं पर बात लिख देते हैं। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में किसी भी शासक का उल्लेख नहीं किया। इसने अपने यात्रा वृत्तांत में किसी भी शासक का उल्लेख नहीं किया। हाँ, बहुत सारी बातें बताते कर जाता है कि ये ब्राह्मणों का देश है, यहाँ के लोग मांसाहार का भक्षण नहीं करते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, करों के दाम बहुत कम है, करों का भार जनता पर कम है। ब्राह्मणों का देश होने की वजह से यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या ब्राह्मण है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं है। जो निम्न वर्गीय लोग हैं उनके भी यहाँ पर आराम से रहने के लिए आय के स्रोत है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं उन पर जो दंड का है प्रावधान वो भी बहुत ही लचीला है। ऐसी कुछ एक बातें ये लिख कर जाता है, लेकिन किसी भी शासक का नाम ये नहीं लिखता है। कहीं पर यह आप पूछ सकता है कि भाई इस अमुक शासक को ये उपाधि किसने दी है, कौन से चीनी यात्रियों में दी। फायान नाम आ जाए तो उसमें पक्का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फायान ने किसी शासक का वर्णन नहीं किया है। यहां तक अब आ गई बात समझ में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अंदर या चंद्रगुप्त द्वितीय के स्थान पर आपको यह दिया जा सकता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम क्या है? फायान। फायान की पुस्तक का नाम क्या है? क्योंकि इसने किसी भी शासक का अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन नहीं किया है। अब अपन आगे देखते हैं चंद्रगुप्त के बारे में अगली बात कि अब ये जो यहाँ पर वाकाटक वंश के यानी इसके पुत्री के पति थे जिनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय। देखो, रुद्रसिंह तृतीय ये तो कौन था? शक था। रुद्रसेन द्वितीय ये कौन था? वाकाटक था। नरेश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद उज्जैन को अपनी सेकंड राजधानी या द्वितीय राजधानी बनाई। अब प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं द्वितीय राजधानी उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी किसने बनाई? तो उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाई है। बात आगे क्या समझ में? एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। गुप्त, वाकाटक, नाग और कदम मिलकर शकों को उन्मूलन करते हैं। शकों को हराने के कारण इसका उपाधि सकारी धारण करता है, साथ ही साथ विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। उसके बाद में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाने वाला भारत का पहला शासक है। व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाने वाला भारत का पहला शासक है।
दक्षिणी या अपने पश्चिमी भारत के अंदर भी चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक है। ठीक है, इसके बाद में देवगुप्त, श्रीगुप्त, परम भागवत, ये 3 और उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के अंदर एक चीनी यात्री फायान भारत आया था, जिसकी फायान की यात्रा वृत्तांत का नाम है फोक्की, और इसने की अपने यात्रा वृत्तांत में किसी भी शासक का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा इसकी अंतिम बात है, अच्छा ये भी देख लेते हैं, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद में उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई। ये ध्यान रखोगे, उज्जैन को, अलग अलग शासक है, जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, जो एक शासक था अपनी द्वितीय राजधानी कहीं और ले जाएगा, लेकिन यहां ध्यान रखना है अपने को उज्जैन, 2 राजधानी, एक तो आपकी पाटलिपुत्र है ये, लेकिन दूसरी राजधानी क्या बनाता है, उज्जैन। तो उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाने वाले शासक का नाम बताइए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके काल का एक अभिलेख, ज्यादा अभिलेखों को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके काल का एक अभिलेख आता है, वो इंपॉर्टेंट है, मेहरौली का लोह स्तंभ। मेहरौली का लोह स्तंभ है, कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है वो किसके काल का है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल का है। क्या पता चलता है, क्योंकि उसमें चंद्र नामक शासक द्वारा सप्त सैंधव प्रदेश को विजित करने का उल्लेख मिलता है। बात आ गई क्या समझ में? चंद्र नामक शासक के द्वारा सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में चंद्र नामक जो शासक हुआ था उसके द्वारा विजिट करने का उल्लेख मिलता है, किसमें, मेहरौली के लोह स्तंभ में। तो चंद्र नामक व्यक्ति ये कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, ये कहां पर बनाया गया था, व्यास नदी के समीप पहाड़ी पर, व्यास नदी के समीप पहाड़ी पर बनाया गया था। लेकिन एक शासक हुआ था दिल्ली का शासक अनंगपाल, ठीक है ना, ये चौहान वंश का जो शासक था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय उसके नाना हुआ करते थे, उनके द्वारा, अनंगपाल के द्वारा इसको वहां से दिल्ली में स्थापित किया गया। तो यहां लिख सकते हैं, अनंगपाल द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया। वर्तमान में मेहरौली क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये कुतुब मीनार के पास में ही स्थित है। ठीक है, तो ये मेहरौली का लोह स्तंभ है, वो किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो ये प्रमुख बातें थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब अपन अगला शासक लेते हैं, कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के बारे में देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब अगला शासक अपने आएगा कुमारगुप्त। अब देखो, कुमारगुप्त के बारे में अपने को कुछ विशेष बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं अपन इसको। उसके बाद में सबसे प्रमुख बात होती है कि अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक अभिलेख किसके काल के अंदर लिखे गए, तो भाई सर्वाधिक अभिलेख आपके कुमारगुप्त के काल के अंदर लिखे गए। सर्वाधिक चांदी की मुद्राएं किसके काल में चलाई गई, गुप्त काल में, तो सर्वाधिक चांदी की मुद्राएं गुप्त काल में कुमारगुप्त के काल के अंदर चलाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। अब अगला अपन हेडिंग डालते हैं आपके कुमारगुप्त। ये लो, सर्वाधिक अभिलेख किसके काल में लिखे गए, कुमारगुप्त के काल में 18 अभिलेख लिखे गए थे। उसके बाद में सर्वाधिक चांदी की मुद्राएं किसके काल के अंदर लिखी गई, कुमारगुप्त के काल के अंदर। लेकिन इसके काल मुद्राएं लिख देते हैं चलाई गई, किसके काल में, कुमारगुप्त के काल में। अब कुमारगुप्त के काल के अंदर एक विशेष बात क्या सामने आती है, अभी तक अपन ने जो चांदी की मुद्राएं देखी थी, व्याघ्र शैली की देखी थी या गरुड़ शैली की देखी थी। व्याघ्र शैली और गरुड़ शैली, गरुड़ किसका वाहन है, गरुड़ आपके विष्णु जी का वाहन कहलाता है। जब गरुड़ विष्णु जी का वाहन है तो ये पहले क्या हुआ करते थे, वैष्णव हुआ करते थे। 2 स्थानों से पता चलता है, एक तो अपने को ये पता चलता है कि ये गरुड़ शैली के अपने मुद्राएं चलाते थे, सिक्के चलाते थे। दूसरा, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, गढ़वा अभिलेख के अंदर लिखा हुआ भी है, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। लेकिन अब यहां पर अब ध्यान रखना है कि गरुड़ शैली के स्थान पर मयूर शैली में सिक्के चलवाए।
बात आई नहीं समझ में। गरुड़ शैली के स्थान पर किस शैली में सिक्के चलवाए? मयूर शैली में। इससे क्या पता चलता है? देखो गरुड़ शैली में था तब तो ये गरुड़ शैली भी धारण करते थे, परम भागवत की उपाधि भी धारण करते थे, यानी वैष्णव थे। अब मयूर शैली, अब ये देखना है मयूर किसका वाहन है। तो मयूर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन है। जब कार्तिकेय का वाहन है तो ये कौन से धर्म के अंदर आ गए? पहले वैष्णव थे, अब शैव हो गए। तो अब ये धीरे धीरे शैव धर्म के उपासक भी हो गए। लेकिन कुमारगुप्त एक ऐसा शासक था, वो सर्वधर्म संभाव के बारे में ध्यान रखता था। यानी यहाँ पर वैष्णव धर्म भी चल रहा है, शैव धर्म को भी अपना लिया, और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जिसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये बौद्ध धर्म के से भी सांप्रदायिक स्वार्थ रखता था, और अपने वैष्णव धर्म से भी रखता था, और शैव धर्म से भी रखता है। तो इसलिए ये यहाँ पर थोड़ी 2-3 बातें अपने को याद रखनी है। अब अगली पॉइंट ये लिख देते हैं, एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे की है? राजगीर, बड़गांव। अगर गांव का नाम लिखना चाहो तो बड़गांव लिख लो, बड़गांव, राजगीर, बिहार में। यहां पर क्या किया है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कौन कहलाता है? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त ने की है। इसके अलावा एक और बात अपने को मिलती है, इसका एक गढ़वा अभिलेख है। गढ़वा अभिलेख में ये मिलता है कि इसने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि धारण की। अब ध्यान से देखो, एक तो मयूर शैली के सिक्के चलाए तो शैव धर्म हो गया, परम भागवत की उपाधि धारण की वैष्णव धर्म हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की तो ये महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये सभी धर्मों को क्या करता था? अपने संरक्षण में रखता था, इसलिए बहुत ही महान शासक था। इसी महानता के कारण एक यात्री हुए चीनी, जिनका नाम है ह्वेनसांग। अब ह्वेनसांग तो इसके काल में आया नहीं है, वो किनके काल में आए थे? हर्ष के काल में भारत आए, यानी इनके बाद में आए थे। और ह्वेनसांग ने इनको क्या कहा है? सक्रादित्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, ये IMP। ये लो, ह्वेनसांग ने सक्रादित्य की उपाधि दी, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? अगर आपने देखा होगा पैटर्न अब चेंज हो रहा है, आपके 12वीं कक्षा में जो बहुविकल्प प्रश्न आएंगे उसमें हो सकता है ये प्रश्न बने, और अपने को कंफ्यूजन करने के लिए वो क्या देगा कि आपके सक्रादित्य की उपाधि किसे? कुमारगुप्त को सक्रादित्य की उपाधि कौन देता है? और पहला ही ऑप्शन आपके आएगा फायान। क्यों आएगा? क्योंकि आप सबको पता है गुप्त काल के अंदर जो चीनी आते आया था वो तो फायान था, और जिस बच्चे के ध्यान से नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वो राइट करेगा फायान को। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, फायान आया जरूर था, लेकिन उसने किसी भी शासक का उल्लेख नहीं किया है, ना ही किसी उपाधि का उल्लेख किया है। फायान के स्थान पर अगला जो शब्द आएगा वो आएगा ह्वेनसांग। आया तो हर्ष के काल के अंदर है, लेकिन यहां पर वो कुमारगुप्त को सक्रादित्य की उपाधि देकर जाता है। कुमारगुप्त को कौन सी उपाधि देकर जाता है? सक्रादित्य की उपाधि देकर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, ये अपने गढ़वा अभिलेख से ये परम भागवत की, अब ये क्यों देता है? क्योंकि देखो ये सभी धर्मों को मानता है, और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, और ह्वेनसांग बौद्ध धर्म के लिए ही भारत आया था, बौद्ध धर्म की जानकारी इकट्ठी करने के लिए ही भारत आया था। तो इसने कुमारगुप्त को क्या किया है? सक्रादित्य की उपाधि दी है। अब अपन यहाँ पर एक और बात देखते हैं कि एक वत्स भट्टी द्वारा इसके काल के अंदर मंदसौर प्रशस्ति लिखी गई। अपने को पता है इसके काल के अंदर
सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए थे, यानी वत्सपटी ये लेखक का नाम है, इसके द्वारा कौन सा अभिलेख लिखा गया है, कौन सी प्रशस्ति लिखी गई है, मंदसौर प्रशस्ति लिखी गई है। नाम भी याद रखोगे, किसके द्वारा लिखी गई है, वत्सपटी के द्वारा। किसके काल के अंदर लिखी गई है, कुमारगुप्त के काल के अंदर लिखी गई है। और प्रशस्ति कौन सी है, मंदसौर प्रशस्ति है। बात आ गई क्या समझ में? एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। सर्वाधिक अभिलेख 18, सर्वाधिक चांदी की मुद्रा चलाई, गरुड़ शैली के स्थान पर मयूर शैली का अंकन किया है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, कहां की है, बड़गांव राजगीर बिहार के अंदर, महायान धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाती है, गढ़वा अभिलेख के अंदर परम भागवत की उपाधि धारण करता है। वेनसांग ने जो हर्ष के काल में भारत आया था, यानी उसके काल में, यानी गुप्त काल के अंदर तो फायान आया था, लेकिन फायान ने किसी का उल्लेख नहीं किया है। वेनसांग हर्ष के काल में आया था, लेकिन कुमारगुप्त को कौन सी उपाधि देकर जाता है, सक्रादित्य की उपाधि देकर जाता है। और वत्सपटी का मंदसौर प्रशस्ति भी कुमारगुप्त के बारे में ही लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर 2-3 बातें और रह जाती है जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, जिसके पूरा कंप्लीट करके इस कुमारगुप्त को अपन कंप्लीट करते हैं। इसके काल के अंदर एक बयाना जो कहां है, भरतपुर में, ठीक है ना, बयाना कहां है, भरतपुर में। यहां पर मुद्राएं मिली, क्या मिली है, मुद्राएं कितनी, 600 लगभग 623 मुद्राएं मिली है। और ये 623 मुद्राएं कौन सी है, ये सारी की सारी चांदी की मुद्राएं हैं। तो बयाना भरतपुर में 623 मुद्राएं मिली है, वो किस शासक से संबंधित है, वो कुमारगुप्त से संबंधित है। इसके अलावा बांग्लादेश में, अगला क्या पॉइंट है, बांग्लादेश में ताम्रपत्र मिले, ये ताम्रपत्र भी किससे संबंधित है, बांग्लादेश में गुप्तकालीन ताम्रपत्र मिले हैं, जो भी किससे से संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। इसके अलावा इसके काल में हूण आक्रमण हुए, जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख के अंदर। अब स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख है, जो अगला शासक है, अब उसने अपने काल के अंदर स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख लिखा था, लेकिन ये हुनों का आक्रमण किसके काल के अंदर हुआ, कुमारगुप्त के काल के अंदर हुआ। जो किसके अंदर उल्लेख आ रखा है, भीतरी अभिलेख के अंदर आ रखा है। और इनका दमन इसके योग्य पुत्र किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया। अब बताओ बातें समझ में आई कि नहीं आई? बस कुमारगुप्त के बारे में इतना ही है। कुमारगुप्त सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक चांदी की मुद्रा चलाई, चांदी की मुद्रा मयूर शैली के स्थान पर, गरुड़ शैली के स्थान पर मयूर शैली की चलवाई थी। सर्वाधिक जो मुद्रा है मयूर शैली की, वो बयाना भरतपुर के अंदर मिलती है। कितनी मिलती है, 623 मिलती है। इसके बाद में इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, कहाँ कराई, बड़गांव राजगीर बिहार के अंदर करवाई, जिसे महायान का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। महायान का क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। गढ़वा अभिलेख में मिलता है कि इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। और एक और बात भी मिलती है गढ़वा अभिलेख के अंदर, इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, और अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के भी चलाए थे, ठीक है ना। इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के भी चलवाए थे। वेनसांग हर्ष के काल में आया, लेकिन कुमारगुप्त को सक्रादित्य की उपाधि देकर जाता है। और वत्सपटी की मंदसौर प्रशस्ति भी कुमारगुप्त से ही संबंधित है। इसके काल में हुनों का आक्रमण आया, जिसका उल्लेख अपने को स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलता है। और इसके अनुसार हुनों का दमन भी किसने किया था, इसके योग्य पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। जब ये स्कंदगुप्त से स्कंदगुप्त की विजेता की बात सुनता है, तो क्या होता है, इसकी मृत्यु भी हो जाती है, यानी विजेता की बात सुनते ही इसको मृत्यु हो जाती है। उसी के बाद में स्कंदगुप्त अगला शासक बनता है। और बांग्लादेश के ताम्र पत्र भी यहाँ मिलते हैं, जो बांग्लादेश के अंदर, वो भी किससे संबंधित है, कुमारगुप्त से संबंधित है। बांग्लादेश से मिलने वाले ताम्र पत्र एकमात्र ऐसे ताम्र पत्र है जिसमें प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है, और वो केवल कुमारगुप्त के ही है। तो ये सारा हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के बारे में। और आगे के कुछ एक शासक रहे हैं, और इनके बाद में सांस्कृतिक और इसके साहित्य के बारे में और विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।